6 अगस्त 1945 की सुबह आसमान साफ था। सूरज की किरणें शहर को रोशन कर रही थीं। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। कोई बाजार जा रहा था तो कोई फैक्ट्री या दफ्तर के लिए निकल चुका था। यह एक आम दिन की तरह ही लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सुबह इतिहास की सबसे भयानक सुबह होने वाली थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 7 दिसंबर 1941 को ही हो गई थी, जब सुबह 7 बजे जापानी नौसेना के विमानों ने हवाई की ओहू द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल भी अनजान थे, उन पर तो जैसे कोई कयामत ही टूट पड़ी थी। इस हमले में अमेरिका के 2400 से अधिक लोग मारे गए थे। यह हमला लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक जारी रहा था, जिसमें जापान का पलड़ा हर तरह से भारी रहा था। जापान का पर्ल हार्बर पर यह पहला हमला अमेरिका के लिए बेहद चौंकाने वाला था। अमेरिका इस हमले के लिए तैयार नहीं था और न ही वह इसकी कल्पना कर सकता था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हुए हमले के अगले दिन ही जापान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था और उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया था। इसके बाद अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका के बीच लड़ाई चलती रही। इसमें अब अमेरिका का पलड़ा हर तरह से भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वह किसी भी सूरत में हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि इस वक्त तक जापान की हालत खराब हो चुकी थी। जापान में खाने पीने की कमी हो चुकी थी, दुकानों में राशन खत्म हो चुका था। इस युद्ध में जापान इटली और जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। जापान के दोनों साथी हार चुके थे, लेकिन जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार थक हारकर अमेरिका ने अगस्त 1945 में अपना ब्रह्मास्त्र यूज कर ही लिया। जुलाई 1945 के अंत से ही हिरोशिमा के नागरिकों ने आसमान में कुछ अजीब देखा था। अमेरिकी टू-ही विमान बार बार शहर के ऊपर उड़ान भर रहे थे, लेकिन आक्रमण नहीं कर रहे थे। शहर के कुछ अनुभवी नागरिकों और सैन्य अधिकारियों को यह अजीब लगा कि आखिर यह विमान बार बार यहाँ क्यों आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ निरीक्षण कर रहे हैं या कोई बड़ी योजना बना रहे हैं? लेकिन किसी के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। इन उड़ानों के पीछे अमेरिका की एक गुप्त योजना थी। वह हिरोशिमा, नागासाकी और अन्य कुछ संभावित लक्ष्यों की जासूसी कर रहा था। 6 अगस्त 1945 की सुबह 7:30 पर एक और विमान हिरोशिमा के ऊपर से गुजरता है और कुछ देर बाद यह विमान हिरोशिमा के आसमान से वापस चला जाता है। तो जापानी सेना को लगा कि विमान युद्ध की स्थिति का जायजा लेने आया होगा। जापानी अधिकारियों का अनुमान सही भी था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विमान युद्ध की स्थिति का नहीं बल्कि मौसम का जायजा लेने आया था। जब विमान वापस लौट जाता है तो जापानी अधिकारी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुबह के तकरीबन 8:15 पर अचानक आसमान में एक अनजान विमान दिखाई देता है। यह विमान अमेरिकी सेना का B-29 बम वर्षक विमान एनोला गे था, जो एक खतरनाक मिशन पर आया था। लोग थोड़ी देर के लिए ऊपर देख तो रहे थे, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि यह विमान उनके शहर पर सबसे भयावह विनाश बरसाने वाला है। कुछ ही पलों में इस विमान से लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिरा। यह बम धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर विस्फोट हो गया। एक पल के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर एक भयंकर चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। यह रोशनी इतनी तेज थी कि सूरज की किरणें भी उसके आगे फीकी पड़ गई थीं। अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरी धरती को हिला दिया। एक विशाल आग का गोला शहर के केंद्र में उठ खड़ा हुआ और उसकी गर्मी इतनी तीव्र थी कि हर चीज जलकर राख में बदलने लगी थी। यह विस्फोट 15,000 टन TNT के बराबर था, जिससे तुरंत 70,000 से अधिक लोग मारे गए। विस्फोट के केंद्र से 1.5 किलोमीटर तक मौजूद हर चीज जलकर राख हो गई थी। यह बम जब फटा तब तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। विस्फोट के स्थान के आसपास की धातु और कंक्रीट पिघलने लगी थी। जो लोग विस्फोट स्थल के करीब थे वे एक पल में वाष्पीकृत हो गई और उनके शरीर का कोई अवशेष तक नहीं बचा। सड़कें आग की लपटों में घिर गई थीं। विस्फोट के कुछ ही क्षणों बाद हिरोशिमा एक जीवित नरक में बदल चुका था। जो शहर कुछ मिनट पहले तक हलचल भरी बाजारों, स्कूलों और घरों से सुसज्जित थी, वह अब मलबे, आग और जलती हुई लोगों से ढके हुए थे। 90% से अधिक इमारतें या तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं या आग की लपटों से घिर गई थीं। कुछ लोग इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि बोलने में या चिल्लाने में भी असमर्थ थे। बेबस दर्द से कांप रहे थे। विस्फोट के बाद कुछ देर तक पूरे शहर में सिर्फ चीखें और कराहटें सुनाई दे रही थीं, लेकिन कुछ घंटों बाद आग और धुएं ने सब कुछ इतना शांत कर दिया कि बस जलते हुए मलबे की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विस्फोट के कुछ ही क्षणों बाद हिरोशिमा के आकाश में एक विशाल मशरूम बादल तेजी से उठने लगा। यह बादल न केवल परमाणु बम के विस्फोट की भयानक ताकत का प्रतीक था, बल्कि इसकी परछाई तले पूरा शहर मृत्यु में डूब चुका था। बादल में रेडियोधर्मी धूल, राख और जले हुए मलबे के टुकड़े थे, जो धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल रहे थे।
जब यह मशरूम बादल ऊपर उठा तो इसके साथ भीषण रेडिएशन भी वातावरण में फैलने लगा था। विस्फोट स्थल से कुछ किलोमीटर दूर बचे हुए लोग जो सोच रहे थे कि उन्होंने मौत को मात दे दी है, वह भी धीरे धीरे रेडिएशन से संक्रमित हो रहे थे। घायल और बीमार लोग सड़कों पर पड़े तड़प रहे थे, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। कई परिवारों के तो सभी सदस्य मारे जा चुके थे, तो कोई बचा ही नहीं था जो सबों को दफना सके। भूख, प्यास, दर्द और अकेलेपन से कई लोग धीरे धीरे मौत के मुंह में समा रहे थे। परमाणु बम का सबसे खतरनाक प्रभाव यह था कि इसकी मार तुरंत खत्म नहीं होती थी। विस्फोट के केंद्र से मीलों दूर जो लोग बच गए थे, वे भी एक अदृश्य दुश्मन रेडिएशन की चपेट में थे। कुछ ही दिनों में हिरोशिमा एक विशाल कब्रिस्तान बन चुका था। कहीं राख में तब्दील घर थे, तो कहीं हजारों अनपहचाने शव। विस्फोट से बचे हुए लोगों के लिए हर दिन एक नई यातना थी, एक धीमी मौत जो कई वर्षों तक चलती रही। इस हमले से बचे एकमात्र व्यक्ति यामागुची बताते हैं कि सूरज धीरे धीरे शहर के ऊपर चढ़ रहा था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, कोई बाजार जा रहा था तो कोई ऑफिस। वह भी अपने काम पर निकल चुके थे। वे एक जहाज निर्माण कंपनी में इंजीनियर थे। वह अपने 2 सहयोगियों के साथ कंपनी के गेट पर खड़े थे। जब अचानक उनकी नज़र आसमान में उड़ते हुए एक अकेले विमान पर गई तो उन्होंने सोचा कि यह विमान यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आसमान आग की लपटों में बदल चुका था और एक सफ़ेद रोशनी ने पूरे शहर को निगल लिया था और भयंकर विस्फोट की गूंज से धरती हिल उठी थी। यामागुची बताते हैं कि वह पहले तो हवा में उछले और फिर जमीन से जा टकराए। जब उन्होंने होश संभाला तो चारों ओर सिर्फ तबाही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लोग तड़प रहे थे, चीख रहे थे। कोई अपनी जली हुई त्वचा को पकड़कर रो रहा था तो कोई अपने परिवार वालों को खोज रहा था। कुछ ही मिनटों में हिरोशिमा एक जीता जागता नरक बन चुका था। अमेरिका के इस हमले के सामने पूरे हिरोशिमा और जापान ने दम तोड़ दिया था, लेकिन अमेरिका के नापाक मंसूबे अब भी पूरे नहीं हुए थे। 9 अगस्त 1945 की सुबह B-29 बम विमान बॉक्सकार ने उड़ान भरी। विमान में था फैटमैन, दूसरा और भी अधिक शक्तिशाली परमाणु बम। पहले इसका निशाना कोकुरा शहर था, लेकिन घने बादलों और धुएं की वजह से सही निशाना नहीं साधा जा सका। इसलिए पायलट ने नागासाकी की ओर रुख किया। सुबह 11:02 पर नागासाकी के ऊपर आकाश में बॉक्सकार मंडराने लगा। जैसे ही फैटमैन को छोड़ा गया, लगभग 52 सेकंड हवा में रहने के बाद जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर यह बम फट जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। आग और रेडिएशन की लपटों ने पूरे शहर को घेर लिया था। जो लोग विस्फोट के करीब थे वे तुरंत जलकर राख बन गए थे। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ चीखें और तबाही थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले और 8 अगस्त को जब सोवियत यूनियन ने भी जापान के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया तो जापान ने हार मान ली और आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। यह युद्ध भले ही समाप्त हो गया, लेकिन इस युद्ध ने इतने जख्म दिए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरी परमाणु बम की एक विनाशकारी घटना ने दुनिया को यह दिखा दिया कि युद्ध में कोई भी वास्तव में विजय नहीं होता है। यह सिर्फ इमारतों और शहरों को ही नहीं बल्कि मानवता, सभ्यता और भविष्य को भी नष्ट कर देता है। हिरोशिमा की राख से उठी यह चेतावनी पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गई है कि परमाणु हथियार केवल तबाही लाते हैं, न कि शांति। अगर मानवता को बचाना है तो हमें युद्ध नहीं बल्कि संवाद और सह अस्तित्व का रास्ता चुनना होगा।